आपको विदित है कि जो आज का जो कार्यक्रम है, आज पहला दिन है। आज जिस विषय पर हमारा कार्यक्रम है, तो बहुजन सफरनामा वर्तमान नायक की संघर्ष यात्रा पर चर्चा, ये विषय है। और इस विषय पर हमारे अतिथिगण अपनी बात रखेंगे। और ये आज से प्रारंभ होकर 22 जनवरी से प्रारंभ होकर तो पूरा जून के माह तक चलने वाला है, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून तक चलने वाला है ये कार्यक्रम। सतत और लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। तो सभी साथियों का मैं आज बहुत ही स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और मैं आज के कार्यक्रम के बारे में बता दूं कि आज के जो वक्तागण हैं, इसमें माननीय चंद्रहास गौतम जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड से, वे अपनी बात रखेंगे। उपासिका डॉक्टर कश्मीरी बौद्ध जी हैं, हरियाणा से। और माननीय बनवारी लाल जी दिल्ली से हैं। लोकेंद्र सिंह जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश से। और आज के कार्यक्रम की माननीय बादल सिंह बोध कर रहे हैं और संचालन की जवाबदारी मुझे मिली हुई है। तो आज के कार्यक्रम का जो पूरा रूपरेखा है वो इसी प्रकार है कि बात रखेंगे और इसके बाद में माननीय अध्यक्ष जी इसका जो सार है महापुरुषों के इस जीवन संघर्ष का, उस पर प्रकाश डालेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रस्तावना और अपना मार्गदर्शन दें, ताकि मैं कार्यक्रम को फिर कंटिन्यू आगे कर सकूं। माननीय बादल सिंह बहुत साहब। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फुले, समान भागीदारी व्यवस्था के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले और सभी बहुजन सफरनामा के 150 वर्ष के 150 महापुरुष महामानव और सभी जो भी क्षेत्रीय संत गुरु रहे उनको नमन करते हुए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संस्था के आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, संस्था के उपाध्यक्ष माननीय धमप्रिय एम आर प्रसाद साहब, संस्था के सभी महासचिवगण, सभी संयोजकगण, सभी सचिवगण, सभी कार्यकारी सदस्यगण, महिला विंग की अध्यक्ष माननीय अंजू बोध जी, महिला विंग के सभी सदस्यगण और उपस्थित आदरणीय जनों को सदर नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष रूप से आज के हमारे विशेष अतिथिगण विषय पर अपनी बात रखेंगे और संचालक जी ने जैसे बताया है मैं से अपनी बात रखेंगे। तो आप सभी को भी मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की प्रस्तावना ये है, बहुत सरल और स्पष्ट प्रस्तावना है। बहुजन समाज में हमारे कुछ लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का हल 3 भागों में देखते हैं अगर हम हटते हैं तो, मार्क्सवाद, समाजवाद और साम्यवाद। जबकि हमारे 150 वर्ष के सभी महामानवों ने सफरनामा में कहा है कि जब तक इस देश में असमानतावाद, जिसे मनुवाद के रूप में भी जाना जाता है, ये कायम रहेगा, जब तक कोई बात भारत में सक्सेस नहीं हो सकता। तो जितने भी संत महापुरुष गुरु हुए हैं, उन सब ने बहुजनों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय दिलाने के लिए त्याग, सबसे बड़ी जो हमारे पास एक ईगो या अहम रहता है, उसका उन्होंने त्याग किया, अपने परिवार का त्याग किया और समाज के लिए
समता स्वतंत्रता बंधुत्व के लिए अपना जीवन झोंक दिया। राजनीतिक सुधार के साथ साथ सामाजिक सुधार, ये गाड़ी के दो पहिए हैं और जिनमें एक के बिना दूसरे पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हम राजनीति के बारे में सोचते रहें तो जो सामाजिक सुधार की बातें हैं, जो सांस्कृतिक बातें हैं, इसमें संघ का विशेष महत्व जो होना चाहिए, वो महत्व हम कहीं भूल न जाएं। ऐसा मानवर साहब ने हमको सिखाया था कि कहीं हम भूल न जाएं। क्या ना भूल जाएं, उनके बारे में चर्चा हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं। और बहुजन सफरनामा के हम आदर्श और आइडियल किसको मान सकते हैं? आगरा में जो कार्यक्रम हुआ था मानवर साहब की जयंती पर, उसके अंतिम उद्बोधन में मानवर संस्थापक जी का जो उद्बोधन हुआ था कि वर्तमान में हम किसको आइडियल माने, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से। इन सभी बातों पर जनवरी से लेकर जून तक अभी हमने 6 माह की शेड्यूल तैयार किया है, जिस पे देश भर के सभी साथियों से हम जानकारी लेंगे और जानकारी के बाद बीच बीच में मान्यवर संस्थापक जी धर्म प्रकाश भारती साहब के उद्बोधन रहेंगे, आचार्य जी के उद्बोधन रहेंगे, सभी सचिव और महासचिव और संयोजक और जिला स्तर से लेकर एक ग्रामीण स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों को भी हम इधर परखेंगे। कुछ साथी विशेष अतिथि रहेंगे, कुछ अतिथि रहेंगे, कुछ वक्ता भी रहेंगे, कुछ संचालक रहेंगे। सभी महासचिव महोदय के ऊपर ये संचालन की व्यवस्था रहेगी। 6 महीना तक प्रतिदिन चलेगी ये, सोमवार की वेबिनार को छोड़कर, और प्रतिदिन ये वेबिनार चालू हो रही है। बीच बीच में संडे को भी छोड़ा जाएगा और जितने भी महापुरुष आएंगे उनकी जयंतियां भी रहेंगी। ऐसे ही आप मानसिकता को लेकर 6 महीने तक बैठते रहेंगे। जनवरी में वर्तमान के कौन कौन आदर्श और ध्वज भाग आप मानते हैं, उनकी संघर्ष यात्रा पर आप वर्णन रखेंगे। फरवरी में संत शिरोमणि साहब, इनके बारे में उत्तर भारत और पंजाब बहुत अच्छे से जानकारी रखता है, उन पर पंजाब के साथियों की व्याख्याएं रहेंगी। मार्च में मान्यवर साहब के ऊपर व्याख्याएं रहेंगी। इसके बारे में भी पंजाब खास करके उत्तर प्रदेश और पूरा भारत जानता है और बच्चा बच्चा जानता है। हम किसी जगह को ये नहीं कह सकते कि ये लोग खास जानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश ने मान्यवर साहब को बहुत नजदीकी से देखा है। अप्रैल में ज्योतिबा फुले साहब और बाबा साहब के संघर्षों पर बात रहेगी। मई में तथागत के सिद्धार्थ से लेकर सम्यक संबोधि तक की सफरनामा की बात रहेगी। जून में छत्रपति साहू जी महाराज और कबीर साहब की बातों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। फरवरी में ही गुरु घासीदास जी, जो छत्तीसगढ़ के तथागत भी हम कह सकते हैं उन्हें, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसी चर्चा रहेंगी। तो मेरी एक प्रस्तावना आज मैं संक्षिप्त में रखता हूं। जो भी वक्तागण हैं, आप किसको आज संघर्ष यात्रा रख सकते हैं, आप अपने मन से रखिए, आपका स्वागत है और कार्यक्रम करने की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से अनुमति है। जय हिंद। धन्यवाद माननीय बादल सिंह बोस साहब, आपने जैसा बताया कि जनवरी से लेकर तो जून माह तक ये कार्यक्रम चलेगा और जनवरी में जैसे हमारे महापुरुषों की जयंती आती है, जिसमें 15 जनवरी माननीय बहन जी, और इसी से हमारा बहुजन सफरनामा शुरू होता है। तो जून तक कबीर साहब की जयंती और माननीय साहू जी की जयंती पर जाकर ये हमारा कार्यक्रम का समापन होगा। तो इसी में लगभग जो हमारे महापुरुष हैं, जो अभी वर्तमान नायक हैं, वो सभी उसमें कवर होते हैं, जिसमें फरवरी में रमाई जयंती और कई जयंतियां हैं जो भी महापुरुषों की जयंती सब लोग जानते हैं। तो सभी को मौका मिलेगा, जहां से लोग रहेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी करें, जो भी पदाधिकारी हैं अपनी तैयारी रखें, महापुरुषों का चिंतन अध्ययन करना प्रारंभ कर दें, ताकि
जब आपकी बारी आए तो आप अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर एक प्रभावी तरीके से अपनी बात रखें, ताकि जो हमारी जूम मीटिंग है इसके श्रोता और पूरे देश में एक संदेश जाए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो जूम मीटिंग चल रही है उसमें महापुरुषों का जीवन संघर्ष बहुत ही अच्छे तरीके से वक्तगण रखते हैं और लोग प्रभावित हों, लोग सुनने के लिए तैयार हों। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पदाधिकारी साथियों को अपनी तैयारी के साथ बैठना और 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा की जो बात आप रखना चाहते हैं, उसकी तैयारी से हम बैठें और तैयारी से जिस भी महापुरुष के बारे में हम बताएं, तो लगना चाहिए कि उस महापुरुष की जो बात आपने बताई है, हर वक्ता उसको सुने और सुनकर आपसे प्रभावित हो। तो सबसे पहले आज की इस मीटिंग में मैं अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा लोकेंद्र सिंह जी, माननीय लोकेंद्र उत्तर प्रदेश से हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, वे आए और अपनी बात रखें। माननीय लोकेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश। लोकेंद्र सिंह जी, आप क्या मेरे को सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज आप कर दें, अपनी बात रखें। जी, हैंड रेज कर दें, उनका नाम नहीं दिख रहा मुझे। लोकेंद्र सिंह जी, अगर आप किस आईडी से जुड़े हैं तो हैंड रेस कर दें, ताकि हमारे होस्टिंग कर रहे साथियों को ये बात पता चल जाए कि आपकी आईडी ये है, ताकि आपका माइक अनम्यूट किया जा सके। माननीय लोकेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश। जब तक आदरणीय बनवारी लाल साहब को ले सकते। जी जी जी। तो किसी कारणवश लोकेंद्र सिंह जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है या उनकी आईडी समझ नहीं आ रही है या फिर वो अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी कड़ी एयरटेल का बंद करा दे को हम आगे बढ़ाते हुए व्हाट्सएप तो चालू कर ले 85 वाले से। नहीं तो तेरा तो व्हाट्सएप चालू ही हो जाएगा, तेरे को जरूरत ही नहीं है इससे। क्यों? माननीय बनवारी लाल जी दिल्ली से हैं और मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि बनवारी लाल जी अपनी बात रखें। माननीय बनवारी लाल जी दिल्ली से, और मुझे लगता है आपके माइक से ये आवाज आ रही है दिल्ली से। माननीय बनवारी लाल जी, हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं? सभी बोलिए। को जय भीम नमो बुद्ध से। वीडियो ऑन जय भीम नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध को नमन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव नमन, वीडियो और ऑन कर माननीय लीजिए श्री सर राम जी को भी साहब, वीडियो नमन ऑन कर करते लीजिए। हुए वक्ता साथी से अनुरोध है बनवारी लाल जी से कि आप अपना माइक वीडियो ऑन कर लें, ताकि सारे देश के साथी आपसे परिचित हों और आपका संवाद, आपकी बात सुन सकें। माननीय बनवारी लाल जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो कर यार, तुम कड़ी बना रही हो। ना बना रही, इतनी सारी सब्जी पड़ी है मेरी, कैसे कड़ी बनाऊं? अरे साहब, ये किसका माइक बज रहा है? ये कड़ी किसके यहाँ बन रही है? थोड़ा सा देखिए, आप इनको म्यूट कर दीजिए। बनवारी लाल जी का ही है। क्या हुआ? नहीं भाई, अबे नहीं लुटेगा ना, 5:30 मैं चला। बनवारी लाल जी अभी व्यस्त हैं कहीं, मुझे ऐसा लगता है। इसी कड़ी में उपासिका डॉक्टर कश्मीरी बौद्ध जी हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, तो वे अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। उपासिका डॉक्टर कश्मीरी बौद्ध जी, हरियाणा। मेरी आवाज आई हुई है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू। परम वंदनीय एवं पूजनीय अपने महापुरुषों, गुरुओं, विशेष करके वैश्विक वैज्ञानिक, करुणा के सागर, तथागत भगवान बुद्ध, आधुनिक भारत के निर्माता, विश्व ज्ञान के प्रतीक, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, युग पुरुष,
अवर्णनीय विवेकशील विश्व के विरले महामानव बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्हीं की प्रतिमूर्ति संघर्षशील बसपा के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए 4 बार बनी यूपी की सफल मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं बसपा राष्ट्रीय अध्यक्षा, मेरी आदर्श नेत्री आयरन लेडी माननीय बहन मायावती जी को नमन करते हुए आज की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय बादल सिंह बोध जी, जो राष्ट्रीय कार्यवाहक हैं, तथा मुख्य वक्ता राष्ट्रीय कार्यवाहक सदस्य उत्तराखंड माननीय चंद्रहास गौतम जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक सदस्य दिल्ली माननीय बनवारी लाल जी, इसी तरह राष्ट्रीय कार्यवाहक सदस्य उत्तर प्रदेश माननीय लोकेंद्र सिंह जी को जय भीम से मेरा अभिनंदन है, और संचालन कर रहे मान्य संघ मित्र कमलेश बौद्ध जी को मेरी ओर से बुद्ध आशीष एवं भीम आशीष। मान्य शशि जी को भी मैं साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे आज की सभा के लिए आमंत्रित किया। वैसे तो कई दिनों से मैं रजोगम एवं थकान से अस्वस्थ चल रही थी, किंतु जब शशि जी की मधुर वीणा शिवानी सुनी तो मैं ना नहीं कर सकी, और इस वेबिनार आमंत्रण पर उपस्थित हो गई। आप सबको पुनः मेरा आप सबका आभार। आज की इस चर्चा का विषय है, यह विषय बड़ा ही तार्किक और महत्वपूर्ण है। वैसे तो कितने भी नामी बेनामी हमारे जो महापुरुष हुए हैं, और सबने अपने विवेकानुसार अथक संघर्ष और बलिदान भी दिए हैं, और इस सामाजिक ताने बाने को बुनकर यहाँ तक छोड़ गए हैं। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब को संघर्ष और बलिदान, बाबा साहब का संघर्ष और बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये आप सब जानते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने भी यूं ही नहीं कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यदि हमारे देश में पैदा होते तो हम उसे सूरज कहकर पुकारते। वास्तव में वे सूरज ही हैं, जो सब जगह अपनी किरणों से संसार धरा को जगमगाते हैं। हमारे बाबा साहब सारे संसार को जगमा रहे हैं। इसके अलावा जहां उन्होंने अपने कारवां को छोड़ा, वहीं से उन्हीं की प्रतिमूर्ति मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी उस कारवां को लिया, और अनेक पीड़ाओं, संघर्षों, बलिदानों एवं आंदोलनों के कष्ट सहित उसे सत्ता तक ले गई। इस संघर्षों में आयरन लेडी हमारी लोह वीरांगना बहन मायावती जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज की यानी वर्तमान की बहुजन नायिका मान्य बहन मायावती जी के संघर्ष यात्रा पर आज का ये चर्चा है। और आज की इस चर्चा में, क्योंकि यही विषय है कि वर्तमान में बहुजन समाज को जो इस मनुवादी
धारा में बहते हुए इस देश को निकालने का सबसे बड़ा काम कर रही हैं तो हमारी बहन लो वीरांगना बहन मायावती जी हैं। इनका बहुजन समाज के निर्माण में बहुत ही ज्यादा योगदान है। आज का विषय मेरा बहन मायावती जी की संघर्ष यात्रा पर ही है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी जिसने बहुजन समाज के वास्तविक स्वरूप को बड़ी गहराई से अध्ययन किया। साथ ही इस पार्टी के बहुजन समाज जिसके अंतर्गत हम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक जो जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जितना भी सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट, जितने भी अल्पसंख्यक ये धर्म आधारित वर्ग हैं, उन सब की जागृत करने के लिए हमारी बहुजन समाज पार्टी ने कैंप भी लगाए, आंदोलन भी किए और अनेक ज्ञान विज्ञान द्वारा, अनेक भाषणों द्वारा संगठित किया और संगठन बना करके हमारे बहुजन समाज को जागृत भी किया और जो गुमराह थे उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास भी किया। इसमें हमारे सबसे बड़ा योगदान मान्यवर साहब कांशीराम का भी है। बहुजन समाज पार्टी को बनाने में उन्होंने जितनी पीड़ाएं, जितने दुख, तकलीफें और यहाँ तक के गरीबी, एक एक पैसे के मोहताज भी रहे हैं और पैरों की जो बेवाइयां हैं, फटे हुए कपड़े, और कई बार तो ये मुझे देखने का अवसर तो नहीं मिला क्योंकि उस समय मैं सर्विस में थी। तो बताते हैं कि जो बनियान थी वो छलनी, उसमें छेद थे तो भी पहने रहते थे। और एक बार की तो ऐसी चर्चा आई है कि बहुत ज्यादा सर्दी थी आज की तरह ही, तो वो कोट खरीदने के लिए इधर उधर दुकानों पर गए तो उनका भाव ज्यादा महंगा लगा और इसके बाद उन्होंने फिर किसी ने बताया अगर सस्ता लेना हो तो शमशान भूमि पर जाए, शमशान घाट। ऐसा वर्णन शायद ही कभी आगे हमें देखने को मिलेगा। जो हमारे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष और गुरु हुए हैं उन्होंने त्याग और बलिदान दिया है, जबकि एक इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसने इस बहुजन समाज को इकट्ठा किया और एक पार्टी का रूप दे करके बहन मायावती जी को सौंप कर चले गई। तो तभी से मनुवादियों ने इस पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी वह अन्य राष्ट्रीय नेताओं को गुमराह करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। फिर भी बसपा है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरी है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी शेरनी बहन मायावती जी का भी है। जब 7 जून 2000 को, ये याद रखने की बात है, जब 7 जून 2000 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्त्री और पुरुष की साझेदारी से लोकतंत्र विषय पर IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की ओर से न्यूयॉर्क में महिलाओं का एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत की ओर से अकेले बहन मायावती जी को ही अपने विचार रखने के लिए कहा गया था, मौका मिला था। तो बहन जी आरंभ से ही मेधावी और साहसी थी। वे उनकी जो शिक्षा दीक्षा BA BEd LLB तक शिक्षित हैं, उनमें गजब का साहस है। एक उदाहरण सबके सामने आया भी है और उस उदाहरण को सब याद भी करते हैं। हम भी जब भी मंच पर जाते हैं तो उस उदाहरण की जब जरूरत पड़ती है तो हम भी बताते हैं।
ये उस समय का उदाहरण है। जनता पार्टी ने 8 फरवरी 1977 को नई दिल्ली में 3 दिवसीय प्रेस वार्ता का आयोजन किया था और उसमें जनता पार्टी द्वारा जाति का दंश कैसे समाप्त किया जाए इस विषय पर ये प्रेस वार्ता थी। इस भीड़ में जैसे युवक युवतियां और बहुत सारे बैठे हुए थे और इसी भीड़ में हमारी बहन मायावती जी डीयू के लॉ कॉलेज की छात्रा थी, उस समय वहीं बैठी हुई थी। इस वार्ता के मुख्य प्रसिद्ध नेता राजनारायण जी बार बार अपने भाषण में हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। जब बोलने की बहन मायावती की बारी आई, उसे पूछा गया, क्योंकि वो बीच बीच में टोकती रहती थी, उस समय वो वाम से शायद सदस्य भी थी। जब बोलने के लिए उस तेज तर्रार मायावती जी की बारी आई तो राजनारायण जी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और आज हम भी कहते हैं कि बार बार हरिजन ही क्यों कहा जाए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। और आप सब जानते भी हैं कि हमें किस रूप से हरिजन का नाम दिया गया था। ये मिस्टर गांधी ने चौधरी जगजीवन राम के मुंह से कहलवा दिया था। उस समय बाबा साहब भी थे, तो बाबा साहब ने इसकी घोर भर्त्सना की थी। वैसे तो बार बार गांधी को भी इस बारे में रोका टोका भी था और बता भी था कि हमें हरिजन क्यों कहा गया है। यहाँ तक भी बाबा साहब ने बहस की थी जब गांधी ने कहा कि हरिजन का अर्थ होता है भगवान के आदमी। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि हम भगवान के आदमी हैं, तो क्या तुम शैतान की औलाद हो। तो कहने का अभिप्राय है कि इस हरिजन शब्द के ऊपर तो अब भी प्रतिबंध है, निषेध है ये। लेकिन फिर भी जिनको नॉलेज नहीं है या हमारे ही दलित वर्ग के लोग, जब उनसे पूछा जाता है या चौपालों पर या धर्मशालाओं पर या इधर उधर जब हम बातचीत करते हैं, तो हरिजन अब भी बोलते रहते हैं। हम बताते हैं उनको हरिजन का अर्थ। तो इसलिए मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करती हूँ कि इस शब्द के ऊपर भी जोर दिया जाए। कहना तो मैं दलित भी नहीं चाहती, क्योंकि बाबा साहब ने एक जगह यूज भी किया है कि दलित ना कहा जाए। अनुसूचित जाति, जनजाति, ये शब्द अपने संविधान में भी हैं और दलित शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन पता नहीं ये दिल्ली के साहित्य से आया, कहाँ से आया, ये दलित शब्द अब रूढ़ हो गया है, अब सबके मुख पर यही है। तो इसे अब फिर बहन मायावती जी शिक्षित होने के कारण वाम सेब से जुड़ी हुई थी और ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेती रही थी। जब प्रेस वार्ता के कारण चर्चित भी हो गई थी, तो इसलिए साहब कांशीराम जी से मायावती की प्रति बाकी चर्चा की गई। तो बस वहीं से उनकी संघर्ष यात्रा आरंभ हुई, जो आज तक जारी है। फिर तो बहन जी ने मुड़कर नहीं देखा और सब घर वर छोड़ करके राजनीति अखाड़े में कूद गई है और समाज की और बिना अच्छे बुरे की परवाह किए 1984 में ही बसपा से यूपी के मुजफ्फरनगर की, कोराना है, पता नहीं नाम क्या है उसका, कोरोना है क्या, ऐसा ही नाम है यूपी का, वहां संसदीय सीट से प्रथम चुनाव लड़ा। बहुत ज्यादा संघर्ष किया, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए मुझे मालूम है कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितने वादे निभाने पड़ते हैं, कितना कुछ करना पड़ता है। तो बहन जी ने वो सब किया और हार जरूर गई। प्रथम चुनाव था, लेकिन तीसरे नंबर पर रही 44,000
कुछ वोटों से वो तीसरे स्थान पर रही। फिर 85 में भी बिजनौर से 85 में भी बिजनौर से अच्छा प्रयास किया, संभाषणों द्वारा, कार्यशैली द्वारा, और खूब लोक शक्ति का एहसास करवाया। वहां भी वो हारी जरूर, लेकिन कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया था कि बहुजन समाज में भी एक बहुत बड़ी ताकत है। 87 में भी वो 1,89,000 वोटों से दूसरे स्थान पर रही थी। वर्ष 1989 में पुनः बिजनौर से फिर लड़ी और वहां भी 1,83,000 मत प्राप्त किए और जीत गई। बसपा की विजय का खाता खोला। कानून व्यवस्था के अंदर जाकर सत्ता समीकरणों को देखा, जांचा, जानने की खूब चेष्टा की और मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ मिलकर के अगली रणनीतियां भी बनाने में बहन मायावती जी का भरपूर योगदान रहा है। फिर इसके बाद सपा और बसपा दोनों ने गठबंधन सरकार बनाने का प्लान बना। 1993 में ये प्लान सफल भी हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी वो बहुत ही खराब थी। उस खराबी के कारण मुलायम सिंह यादव भी बहुत दुखी थे और बहन मायावती भी बहुत दुखी थी। तो उन्होंने जब गठबंधन दोनों ने बनाया तो उस समय गठबंधन के द्वारा जो समाजवाद पार्टी है वो 109 और बहन जी 60 या 65 कुछ ऐसी सीट लेकर के और उस पद पर आई। 1994 में बहन मायावती दिल्ली में राज्यसभा की सदस्य चुन ली गई और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री पद पर आ गए थे। उसी दौरान मायावती पर जानलेवा कांड भी हुआ और ये जानलेवा जो कांड है ये जग प्रसिद्ध है, भारत प्रसिद्ध नहीं, जग प्रसिद्ध है। उस दौरान मुलायम सिंह के गुंडों ने बहन मायावती पर और हमारे जो बहुजन नेता थे उनके ऊपर बड़ा जबरदस्त हमला बोला और पीट पीट करके बाहर भगा दिया। गोलियां तक भी चली। इसके बाद बहन जी को अंदर धकेला गया। ये थोड़ा सा मुझे पूरी जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी है उतनी ही मैं बता रही हूँ। अंदर धकेला गया, दरवाजे बंद किए गए, दरवाजे तोड़ दिए गए बताते हैं। और उनने फिर किसी द्वारा पता लगा है, क्योंकि पानी के और फोन के भी सब कनेक्शन काट दिए गए थे। इसके बाद क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी में सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो वहां से पता लगते ही और सारे वहां भेजे गए और उनको सुरक्षित, बहन जी को सुरक्षित ला करके, और उस 2 तारीख की ये बात है और 3 तारीख को बहन जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। तो जो शपथ ली बहन जी ने, उसके बाद जितना भी बहुजन समाज की पार्टी की योजनाएं थी वो कार्यान्वित होने लगी और बहन जी ने जितना काम अपने शासनकाल में किया है, शायद ही चाहे समाजवाद पार्टी के मुख्यमंत्री, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री आए, लेकिन बहन जी जैसा लाइन ऑर्डर
और जितना विकास कार्य और योजनाओं को फलवित किया उतना कोई नहीं कर सकता और आगे भी नहीं कर सकते। इसलिए हम बार बार यही चाहते हैं, यदि बहुजन समाज को सुधारना है, मनोवाद से बाहर निकालना है, तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना होगा। और बहन मायावती जो इतनी कर्मठ दृढ़ प्रतिज्ञ नेत्री है, उसको पुनः पुनः लाना होगा। भले ही वो इस अवस्था में आज 66 साल की हो चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनमें वही 20 साल 21 साल जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, वैसा ही जोश, साहस और कर्मठता है। इसलिए मैं यूपी के, वैसे तो मैं सारे देश के ही बहुजन समाज पिछड़ा वर्ग जिसमें आता है और जितना भी सुलझा हुआ समाज है, जागृत समाज है, उन सब से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर देश को बचाना है, खास करके इन गुंडों, मनोवादियों से, ठगों से, और जो देश बेचने की कगार पर लाए हुए हैं, बचाना है, तो बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री पद तक भी देने की मेरी प्रार्थना है। और मैं तो यही चाहती हूँ, और उसी कर्मठता से मैं लगी हुई हूँ, पेंशनर हूँ, लेकिन अपनी पेंशन का ही मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लिए देती रहती हूँ। मैं अब, वैसे तो मैं साहित्यकार भी हूँ, लेकिन वो साहित्यकारिता छोड़ करके और मैं बहुजन समाज में हरियाणा की प्रदेश सचिव पद पर भी काम करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बहन जी सारे देश में प्रधानमंत्री पद ले और इस देश का सुधार करे, क्योंकि नहीं तो ये मनुवादी, और जैसे बाबा साहब कहा करते थे, लिख कर भी गए हैं, संविधान भी हमें सौंप कर गए हैं, सब कुछ हमें देकर गए हैं बाबा साहब, बिरले महामानव। और उनकी भी यही शैली थी कि जब तक मैं जड़ से मनुवाद को खत्म नहीं कर दूंगा, तो मेरा जो मिशन है वो पूरा नहीं होगा। तो हम मिशनरी भी हैं और चाहते हैं मिशन भी तभी पूरा होगा जब सत्ता आएगी, और बौद्ध धर्म भी तभी पनपेगा जब सत्ता होगी, और सत्ता होगी तो हम सब कुछ कर सकते। सत्ता नहीं होती तो उसमें हमारे जो बहू बेटियां, जवान तबका, बेरोजगार और सब कुछ अब भी तंग हालत में है। और हरियाणा में तो एक परंपरा है, जो थोड़ा बहुत कर देता है उसको मार कूट करके और सामाजिक बहिष्कार करते हैं। शायद दूसरी स्टेट में तो ऐसा नहीं होता, वो मार ही देते हैं। यहाँ हरियाणा में ऐसा है कि सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि अगर बहन जी प्रधानमंत्री पद तक भी आ जाए, तो हमारा ये जो रोज शोषण होता है बहु बेटियों का, हमारे जवानों का, बेरोजगारी, सब कुछ अविनाश की ओर है, तो ये सब सुधर जाए। लेकिन बहन मायावती जी अब मुख्यमंत्री पद पर भी आ जाएंगी तो भी हरियाणा में बहुत कुछ हो सकता है। तो बहन जी ने अपने आप ही कहा है, बहन जी कहती हैं, उन्हीं की शब्दों में है ये, उन्हीं की बात है, उनके शब्दों में ही, कि बड़े से बड़ा पद अथवा सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है। यह तो माध्यम है उस बदलाव का, उस सामाजिक परिवर्तन का जो हम लाना चाहते हैं। हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिससे दलितों को, मजलूमों को, अति पिछड़े वर्गों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को स्वाभिमान के साथ और सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिले, पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। यही परिकल्पना भी संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उन महान समाज सुधारकों की
जिन्होंने बहुजन समाज की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन के लिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी निरंतर संघर्ष किया है। तो अब भी चाहते हैं कि बहन जी के जो शासनकाल है उसमें अब भी हम जितने वीडियो देखते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और अन्य जो उन पर ये देखते हैं, तो बहन जी ने उन कामों की एक थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगी कि बहन जी ने अपने शासन 7 साल के शासनकाल में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उस शासनकाल में कितने बड़े बड़े काम किए और कोई भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री तक भी नहीं कर पाए जितना बहन जी ने अपने 7 साल के शासनकाल में किया। उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे जितने भी बीपीएल परिवार थे उन सबको 400 रुपए प्रति मास स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, औषधालय, बड़े बड़े मेडिकल पाठशालाएं और सबसे बड़ा अपना इतिहास तो ये रच ही दिया बाबा साहब अम्बेडकर। और ये नोएडा में बुद्ध का जो स्मारक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़े बड़े मतलब करने का है, बहुत ज्यादा काम किए हैं। इसलिए जब मुझे पार्टी में आने के लिए बोला गया तो मैंने अपने विवेक से बसपा ही चुनी थी और कई ऑफर भी आए हैं। जब पिछले 2019 में इलेक्शन हुआ तब कई ऑफर भी आए थे, लेकिन मैंने सबको इनकार कर दिया था। और यहाँ तक भी ऑफर आए थे बहन जी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके पैसे और बचेंगे। तो मेरा एक ही जवाब था, भाई कोई करोड़ देना तब भी मैं अपने समाज के विपरीत नहीं जाऊंगी। जिस समाज में मैं पैदा हुई हूँ उसी समाज का जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगी। तो इसलिए मैं अपने समाज के लिए ही समर्पित हूँ। बहन जी जैसी तो उत्साही और दबंग नहीं बन पाई, क्योंकि उस दौरान मैं नौकरी में थी, इसलिए इन कामों से अछूती रही। लेकिन अब जब से मैं अब रिटायर हुई हूँ तब के बाद मेरा जो जीवन है, स्वस्थ जीवन, वो सारा का सारा बहुजन समाज को समर्पित है। जितना मेरे से संभव होगा तन से, मन से और धन से मैं बहुजन समाज के लिए ही कार्य करती रहूंगी। जो बहन जी ने कहा है कि हमें पद की जरूरत नहीं, ओहदे की, बड़े बड़े ओहदों की जरूरत नहीं, हमारा लक्ष्य भी यही है। पद तो बड़े बड़े छोड़कर आई हूँ, हमारा भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं बड़े बड़े पदों पर जाकर ये काम करूं। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करना पसंद करती हूँ और बस यही चाहती हूँ कि मेरा समाज पूरी तरह इन पीड़ाओं से, इन बेरोजगारी से, अव्यवस्था से और जातिवादी जो अव्यवस्था इसकी बाहर निकल जाए और मनोवाद जड़ से खत्म हो जाए। लेकिन ये होगा कब? आदरणीय कस्मे वक्ता जी, आपसे अनुरोध है कि 5 मिनट में आप कंक्लूड करें, क्योंकि आगे भी वक्ता साथी हैं, उनको भी समझ हाँ लेना हाँ है। ठीक है ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। बस मेरा यही है उद्देश्य और इस उद्देश्य पूर्ति के लिए ही मैं लगी हुई हूँ। तो आप सबको मेरी ओर से जय भीम, जय शाह काशीराम जी और बहन जी और बसपा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय डॉक्टर कश्मीरी बौद्ध जी, आपने माननीय बहन जी के जीवन संघर्ष पर बात रखी और
अपने जीवन के अनुभव भी साथ में साझा किए। जब जागो तभी सवेरा, हाँ जी। आपने अपना जीवन भले ही नौकरी के लिए समर्पित रहा हो, लेकिन आज आप समाज के लिए काम कर रही हैं, तो आपका बहुत-बहुत साधुवाद। और जी। अगली कड़ी में मैं माननीय लोकेंद्र सिंह जी जुड़े हैं क्या? अगर लोकेंद्र सिंह जी जुड़े हैं तो हैंड रेज़ करें और अपनी बात रखें माननीय लोकेंद्र सिंह जी। 10 मिनट में अपनी बात रखें माननीय लोकेंद्र सिंह जी। नहीं है, गौतम साहब को ले लीजिए। जी, जी। तो आपका साधुवाद करते हुए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और संस्थापक सदस्य माननीय चंद्रहास गौतम साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें। माननीय चंद्रहास गौतम साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। सभी को आदरणीय मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम आवाज साहब, आ रही जय है? भीम। आवाज बिल्कुल आ रही है आपको मेरी? आ रही जी, आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को, बोधिसत्व बाबा साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, माता रमाया, माता सावित्रीबाई तथा समाज में जन्मे समस्त संत महापुरुषों को नमन करते हुए हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भारती जी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य माननीय किशोर गौर जी, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय बादल जी और हमारे एमआर प्रशांत जी और तमाम महासचिव और केंद्रीय कार्यकारिणी के मेरे साथीगण, इसके अलावा जो आज की वेबिनार में जुड़े हैं सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूं कि आज का जो विषय है, जो आज से हमारी नई विचारधारा और नई जो हमारी पहल स्टार्ट हुई है, उसमें माननीय बहन जी के विषय में आज मुझे बोलने का मौका मिला है। देखिए, बहुत कठिन सब्जेक्ट है। बहन जी की तो जितनी बातें करी जाएंगी उसके लिए तो शायद महीने 2 महीने लग जाएंगे चर्चा करने में, लेकिन मैं कुछ समय में ही अपनी बात को रखता हूं और मुझसे अगर कोई गलती हो जाएगी, अगर कोई तिथि या अन्य बात की कोई गलती हो जाएगी तो मैं सभी साथियों से क्षमा चाहूंगा। और मैं अपनी बात रखता हूं कि माननीय बहन जी का जो जन्म है वो सभी साथियों को ज्ञात है कि 15 जनवरी 1956 को हुआ था। उनके माता पिता का नाम भी सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं बहन जी को जो सबसे ज्यादा समझता हूँ, जानता हूँ, वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कॉन्सेप्ट है या तथागत गौतम बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि भाई त्याग करना। तो बहन जी ने जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है वो उनका त्याग है। जिस समय में समाज में लड़कियों को घर से बाहर भेजने में समाज हिचकिचाता था, उस समय में बहन जी ने घर से निकल करके और समाज के ताने और सब लोगों के ताने सहन करते हुए और बहन जी घर से निकली और बहन जी ने बाप सिख के साथ साथ और 1984 में मान्यवर कांशीराम जी के साथ पार्टी को बनाया। और इसके साथ जो उनकी आसक्ति थी किसी तरह की, वो कोई आसक्ति उन्होंने नहीं अपने जीवन में करा और ताजीवन भर उन्होंने बिना शादी के कुंवारा रहकर अपना जीवन जिया। जो सबसे बड़ा त्याग मुझे दिखाई देता है कि उन्होंने अपना जीवन नहीं जिया, मतलब शादीशुदा रह करके नहीं जिया। और जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने अपना परिवार छोड़ा, अपना धन संपत्ति को छोड़ा और ताजी जिंदगी भर परिवार को छोड़ करके और समाज के लिए काम किया, जिस प्रकार से मान्यवर कांशीराम जी ने अपना परिवार छोड़ा और बिना शादी के अपना जीवन जिया और समाज के लिए काम किया, उसी तरह से आदरणीय बहन जी ने भी अपने पूरे परिवार को छोड़ा, बिना शादी के समाज के लिए काम किया। ये बहुत बड़ा उनका त्याग है।
84 के बाद जब 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, 14 अप्रैल 1984 के बाद से जब बहुजन समाज के लिए काम किया, और जब जब बहन जी को मौका मिला, 4 बार मौका मिला बहन जी को, तो बहन जी ने इस देश के अंदर कानून का राज स्थापित किया। वो कानून का राज उन्होंने अपने आदर्श तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, साहूजी महाराज, फूले और बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानते हुए और उनके आधार पर, उनके विचारों के पर जब भी उनको मौका मिला शासन चलाने का, उन्होंने कानून को और भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने जिसको लिखा उसको मानते हुए कानून का राज इस देश में स्थापित करा, जिसे आज गाहे बगाए जो हमारे विरोधी हैं, जो मनवादी लोग भी हैं, वो लोग भी बहन जी के शासन को ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर शासन किया था तो बहन जी ने किया था। और यही नहीं, उस शासन से, बहन जी के शासन से जो बहुजन समाज में एक जो स्वाभिमान था, जो बहुजन समाज, जिसकी वजह से बहुजन समाज सदियों से सम्राट अशोक या हमारे जो भोजे राजा हुए या साहू जी के बाद जो सब हमारे जो SC ST के जो लोग थे, जो बहुजन समाज के जो लोग थे, जिनको इतना दबाया गया था, जिनको इतना पीड़ित किया गया था, जिनका इतना उत्पीड़न किया गया था, जो बहुत दब्बू हो गए थे, बहन जी ने इस समाज के अंदर स्वाभिमान को जगाया। वो स्वाभिमान जगाया और बाबा साहब के विचारों को बहन जी ने जन जन तक, पूरे देश में ही पूरे विदेश में बाबा साहब और साहू जी के, फूले के, तथागत गौतम बुद्ध के, इनके विचारों को पहुंचाने का काम किया और स्वाभिमान जगाया। इसके साथ ही साथ बहन जी ने कई क्षेत्रों में काम किए। जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने और फूले साहब ने, साहू जी ने शिक्षा के दरवाजे खोले, उसी तरीके से माननीय बहन जी ने भी अपने शासन काल में बहुत सारे संस्थाएं खोली। उन्होंने 8,572 हाई स्कूल अपने शासन काल में बनाए, 95,549 प्राइमरी स्कूल बनवाए और 100 ITI स्कूल बनवाए, 66 बर्ड क्लास के यूनिवर्सिटी बनाई, विश्वविद्यालय बनाए और 52 पैरामेडिकल कॉलेज बनाए और इसके अलावा 424 पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाए और 26 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए और 17 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम किए। इसके अलावा बहुजन समाज में जो जन्मे थे उनके नामों से उन्होंने 23-25 जिले बनाए और उनका जो नाम, जिलों का जो नाम दिया, वो बहुजन समाज में जिन्होंने काम किया था उनके नाम पर उन जिलों का नाम रखा गया। इनके अलावा बहुजन समाज जिनसे संपत्ति को छीन लिया गया था, बहुजन समाज को जो पीड़ित किया गया था, उस बहुजन समाज को बहन जी ने किसी के पट्टे आवंटन करने का काम किया, उनको जो है एक खाने का जरिया देने का काम किया, बहुत सारे लोगों को पट्टे आवंटन करने का काम किया। इसके साथ साथ ही हमारे लोगों के पास मकान नहीं थे तो गांव में शहर के लिए माननीय बहन जी ने मान्यवर काशीराम आवासीय योजना चलाकर लाखों लोगों को एक बड़े से बहुत बढ़िया एक बिल्डिंग दी, 2-3 कमरों का कमरा दिया और गांव में माननीय बहन जी ने अंबेडकर गांव को चिन्हित कर उनका संपूर्ण विकास किया और हर तरह की सुविधाओं से लैस कर गांव का भी विकास किया। इसके अलावा माननीय बहन जी ने वाल्मीकि समाज का जो के ऊपर जो एक ये कार्य सौंपा गया था कि वो मेला उठाने का काम करेंगे, उस मेला उठाने के काम को, उस सिर पे मेला उठाने का काम किया जाता था, उसको रोक रूप में सभी जातियों की भर्ती कर और उस
वाल्मीकि समाज के ऊपर जो एक तरह का जबरदस्ती थोपा हुआ काम था, वो सभी जातियों को सौंपने का काम किया। इसके साथ ही साथ बहन जी ने धर्म के इस क्षेत्र में भी काम किया। ये नहीं कि उन्होंने राजनीतिक की काम किया, राजनीतिक तो हमारे समाज के अंदर राजनीति की भावना तो समाज में पैदा करी थी। आज खूब लोग हमारे इलेक्शन पे खड़े होते हैं और राजनीतिक ललक, जब कोई वोट डालने के लिए भी हमारे लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, तो बहुजन समाज पार्टी जब से आई तो वोट डालने के लिए तो जाते ही जाते हैं। अब हमारे समाज के लोग राजनीति में भी अब खड़े होते हैं। अब खड़े होकर के जीत करके ग्राम प्रधान भी बनते हैं, बीडीसी भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं। बनते तो पहले भी थे, लेकिन पहले क्या होता था, वो अपने पसंद के लोगों को या अपने पालतू लोगों को ही चुन लेते थे। लेकिन अब जब से बहुजन समाज पार्टी आई है, तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से और माननीय बहन जी के जो उन्होंने स्वाभिमान जगाया है, स्वाभिमान की वजह से आज लोगों के अंदर साहस और बल आ गया है। इसके अलावा उन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। तथागत गौतम बुद्ध के जो स्थान है, कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ, इनको हवाई जहाज से जोड़ा है, रेल यात्रा से जोड़ा है, यातायात के साधनों से जोड़ा है और वहाँ बहुत निर्माण कार्य करवाकर उसको मानचित्र पर स्थापित करा है। दुनिया में उनका नाम पहुंचाया है और उन्हें पर्यटन के रूप में और धार्मिक स्थान के रूप में स्थापित करने का काम किया है। इसके अलावा माननीय बहन जी ने अपने राज्य उत्तर प्रदेश में और अन्य स्थानों पर बहुत सारे बुद्ध विहार बनाए हैं और लखनऊ में तो ऐतिहासिक बाबा साहब जी के नाम से अंबेडकर पार्क बनाया है, जहां के बाद सबसे ज्यादा देखने के लिए आते हैं। और मान्यवर क्या कहते हैं, स्मारक स्थल बनाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है अंबेडकर पार्क और स्मारक स्थल। इसी तरह से बहुत सारे बौद्ध विहार अन्य बहन जी ने बनाए हैं और उससे भी धार्मिक स्तर पर भी उन्होंने, बहन जी ने बहुत बड़ा काम किया है। और हम लोग अब लोग बहन जी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बहन जी निकलती नहीं है, और बहन जी की बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि बहन जी को बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है और वो किस कारणों से नहीं आती हैं या नहीं निकलती हैं या नहीं कार्यक्रम कर रही हैं, इसके लिए बहन जी को हम दोष देना गलत है। हम बस यही चाहते हैं कि हम सब लोग बहन जी को अपना आदर्श माने और आदर्श के साथ साथ ही और बहन जी के बताए हुए रास्तों पर चलें। और बहुजन समाज पार्टी क्योंकि बहुजनों की पार्टी है और उसमें बहुजनों की पार्टी है, इसमें SC ST OBC सभी जातियों का समावेश है और माइनॉरिटी का भी समावेश है। और हम सब लोग मिलकर, जो हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग भी जो काम कर रहे हैं उसी तर्ज पर बहन जी भी काम करती है, लेकिन उनका क्योंकि राजनीतिक मंच है, हमारा धार्मिक मंच है, तो हम लोगों को हमारा एक ही पैरेलल काम है। तो हम लोगों को सबको बहन जी को आदर्श मानते हुए और बाकी अन्य महापुरुषों को भी आदर्श मानते हुए हमें काम करना चाहिए। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु। मैंने अपनी बात खत्म कर दी। माननीय कमलेश जी, अब जाए आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। आपने भी माननीय बहन जी के जीवन संघर्ष और उनके द्वारा कराए गए कार्य समाज के साथी हैं उनको सामने रखा। आपका बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपनी बात रखें। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। एक बार पुनः आपके साथ विषय के अनुसार हम चलेंगे। बहुजन समाज के सफरनामे में वर्तमान के नायकों की संघर्ष यात्रा।
इसको हम तथागत के समय से लेते हैं, क्योंकि ये यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। बुद्ध के समय में उनके समकालीनों पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बुद्ध के समय में बुद्धायन धम्मा में 2 समकालीनों पर विशेष प्रकाश बाबा साहब के द्वारा रखा गया है। एक है मक्खली घोषाल, इनके द्वारा आजीवक या जीवक धम्म चलाया गया था, जीवक धम्म। और एक थे स्वामी महावीर, इन्हें निगठनाथ कहा गया है। इनके द्वारा भी जैनिज्म में एक मार्ग चुना था। लेकिन एक मार्ग में बाबा साहब बताते हैं कि काया क्लेश और तपश्चर्या का इतना कठिन कार्य था जो आसानी से समाज स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा मक्खली घोषाल की अगर हम 9 तो बज गए। जीवन को पढ़ते हैं नहीं खत्म होने जा रही है। तो उनके जीवन से इस प्रकार की मानवों के लिए कोई विशेष मार्ग दिखाई नहीं देता, इसलिए तथागत ने उसको भी अस्वीकार कर दिया था। ये थोड़े आगे पीछे तीनों महापुरुषों का कार्यक्रम आता है और तीनों का विशेष कार्य बिहार राज्य से शुरू होता है, जो पूर्व में मगध कहलाता था। मक्खली घोषाल के आजीवक और उनके रहने के लिए जो बुद्ध विहार संग्राम या निवास थे, वो भी बिहार के सहानाबाद में भी आज देखने को मिल जाते। और महावीर से संबंधित बहुत सारी बातें भी हमको बिहार में मिल जाती और तथागत की बातें भी जो वहां से चलकर अन्य जगह पहुंची, वो भी हमको आसानी से मिल जाती है। हम यहां से प्रारंभ करते हैं बहुजनों का सफरनामा। बहुजन समाज में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के लिए बहुजन समाज में राजनीतिक जागरूकता जो मानवर साहब ने में पैदा की गई थी, उस राजनीतिक जागरूकता में सामाजिक जागरूकता पहले से मिली हुई थी, लेकिन एक पार्टी का रूप ले लेने के कारण अधिकतर साथी ऐसे मानते हैं, जैसे कि अभी हमारी बहन जी डॉक्टर कश्मीरी बौद्ध जी ने कहा कि जब तक राजनीतिक रूप से हम सक्षम नहीं हो जाते, जब तक हम धार्मिक रूप से भी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन मानवर साहब ने सामाजिक जागरूकता राजनीतिक जागरूकता से पहले खड़ी कर दी थी। इसी का परिणाम बहन जी और बहन जी के 4 बार के शासन दिखाई देते हैं। उनकी वर्णन जैसे गौतम साहब ने कहा कि आसानी से नहीं की जा सकता। और हमारे संस्थापक जी ने 35 वर्ष मानवर साहब और बहन जी के कार्यों को अपनी आंखों के सामने देखकर सुनकर समाज में किया है कि बहुजन समाज के सफरनामे में सभी महापुरुषों के कार्यों को मानवर साहब समाज में किस प्रकार से रखते थे और एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके पहचान कर हीरे की तरह तलाश कर चमकीला बनाते थे। उसी का उदाहरण हमारे सामने हमारे संस्थापक माननीय भारती साहब है। माननीय डॉक्टर कश्मीरी बौद्ध जी ने जिस किताब का जिक्र किया, जिस किताब से अपनी बात रखी, बहुजन समाज और उसकी राजनीति, और उसका एक अंश रखा IPU, उसका थोड़ा सा मैं और विशेष मैं बता देता हूं
साथियों के सामने मेरे पास भी किताब है, उसमें से जो बहन जी ने अपनी बात रखी है। 5 जून 2000 को जब मैं पार्लियामेंट द्वारा भेजे गए कुछ महिला सांसदों के एक डेलीगेशन में IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की ओर से आयोजित सम्मेलन में, जिसका विषय था स्त्री और पुरुष की साझेदारी से लोकतंत्र, स्त्री और पुरुष की साझेदारी से डेमोक्रेसी थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन था। इसमें भाग लेने के लिए सरकारी खर्चे से विदेश के दौरे पर न्यूयॉर्क जा रही थी, तो हवाई जहाज में जाते और वापसी में लौटते समय लगभग 16 घंटे का समय एकांत का मिला। इसमें मैंने खुद के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ा तथा पढ़ने के बाद खुद के लिखे हुए से भी मिलाया, तो उसमें काफी अदला बदली किया हुआ मुझे नजर आया। तो इस कथन से हमको तथागत के परिनिर्माण के बाद जो बौद्ध साहित्य आया 500-600 वर्ष बाद, उसमें कितनी सारी मिलावट हुई होगी। जो किताब का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस किताब को बहन जी ने लिखा और इस किताब को लिखने के बाद जब प्रिंट होकर उनके पास पहुंची तो इसमें बहुत कुछ बदल दिया गया था, लेकिन बहन जी ने जब 16 घंटे इसको पढ़ा, करेक्शन किया और करेक्शन करने के बाद फिर से समाज के सामने रखा। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि बहुजन सफरनामे के 150 महापुरुषों ने इन्हीं 2 बिंदुओं पर कार्य किया है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। सामाजिक रूप से लंबे समय से जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, ये गुलाम समाज के रूप में चिन्हित होता है, बहिष्कृत समाज के रूप में चिन्हित होता है, साधनों से अनभिज्ञ समाज ये चिन्हित होता है। इसके पास कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है। तो सामाजिक रूप से एवं आर्थिक मुक्ति से बहुजन समाज में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए तथागत से लेकर आज बहन जी का जिक्र हो रहा है, बहन जी तक सभी महापुरुषों ने समाज परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के लिए कार्य किया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को सब जानते हैं, चाहे व्यक्ति शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, डिग्रीधारी हो और अर्धसाक्षर हो। उनकी एक जो वाणी है वो सबसे मशहूर है, ऐसा चाहूं राज्य में, बड़े ध्यान से सुनना एक एक शब्द, ऐसा चाहूं राज्य में मिले सबन को अन्न, मिले सबन को अन्न। तो सबसे पहले वाणी में क्या आता है, ऐसा चाहूं यानी कि चाहत। चाहत किसके लिए? ऐसा चाहूं राज्य में, तो राजनीतिक जागरूकता की बात पहले आ रही है। ऐसा चाहूं, पहले चाहत होने चाहिए आपके अंदर। सामाजिक जागरूकता जब होगी तो फिर राज्य की जागरूकता उसमें अपने आप पनपती है। ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जिस संगठन का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए अगर वो नहीं है तो वो संगठन किसी काम का नहीं। तो गुरु रविदास जी का जो शब्द है, इसकी जो पहली वाणी है, ऐसा चाहूं राज्य में मिले सबन को अन्न। तो आर्थिक मुक्ति की बात इसमें निहित है
क्योंकि उस समय भूख बड़ी बात थी। और बुद्ध ने भी ये कहा है कि भूख ही एक बड़ा दुख है। एक गुरु रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज्य भी चाहता हूं और आर्थिक मुक्ति के लिए अन्न भी चाहता हूं, मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सम बत्सय। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो सामाजिक रचना रची गई है, जो छोटे बड़े की सामाजिक रचना है, छोटा बसा उसमें सम होकर बसे, यानी कैसे बचे, समानता के साथ बचे, रहे रविदास प्रसन्न। तो मैं रविदास प्रसन्न रह सकता हूं। तो सामाजिक महापुरुषों की जो बहुजन समाज में जागृति के लिए कार्य किए गए हैं, इन्हीं कार्यों को सभी महापुरुषों ने बताया है। मानवर कांसीराम साहब ने इसी बात को कहा था कि कहीं हम भूल न जाएं। क्या ना भूल जाएं, इस बात को हम रखते हैं। इसको बाबा साहब ने कैसे कहा, जिस समाज का इतिहास नहीं होता, जिस समाज का इतिहास नहीं होता, वह समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता। और इतिहास संत महापुरुष जैसे बताते हैं कि वीरों का इतिहास होता है, गीदड़ों का इतिहास नहीं होता है। क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, थॉट। जो आज कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें राजनीतिक जागरूकता की ज्यादा बात निकल के आ रही है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, जनबल। ताकत क्या है? जनबल है, एनर्जी। ताकत से शक्ति आती है, एनर्जी, और शक्ति से शासक बनता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में ठीक ही कहा था कि जिस समाज को मिटाना है तो उसका इतिहास मिटा दो, वह समाज अपने आप मिट जाएगा। भारत में प्रतिक्रांति के जितने भी भारत में नमूने मिलते हैं, वो इसी सोच के तहत वो नमूने दिखाई देते हैं। और हमारे समाज के साथ यही हुआ कि मनुवादी समाज द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे इतिहास को मिटा दिया गया। इतिहास क्या होता है, इस पर अधिकतर विद्वानों का मत है कि हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ रूलर्स, अर्थात इतिहास शासकों का रिकॉर्ड मात्र है। गुलामों का, दबे कुचले लोगों का कोई इतिहास नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में भी कहा है कि हिस्ट्री मोल्ड्स द मैन, बट मैन कैन आल्सो मोल्ड्स द हिस्ट्री, अर्थात इतिहास व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है। इतिहास व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है, पर व्यक्ति भी इतिहास को परिवर्तित कर सकता है। अगर आंख खोलकर 100 आकलन नहीं किया गया तो परिणाम बदले हुए आपको नजर आ जाते हैं। तथागत के सामने भी उनकी देशनाओं का कई बार समाज के सामने गलत प्रचार किया गया, जिसकी गलत रिपोर्टें तथागत के पास पहुंची थी। फिर उनका संशोधन किया गया और भिक्षु संघ को कई बार वो बताते थे कि मेरा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को आपको बताना है, अपने तरफ से इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। इसी प्रकार की गलत रिपोर्टें मानवर साहब के समय से ही आना प्रारंभ हो गई थी। उनका जो संगठन था, जिसको मात्र संगठन कहते थे, वामसेप, उसकी गलत रिपोर्टिंगों के चलते उसमें डिस्प्यूट हुआ। करौल बाग में जिसका ऑफिस था, 4 लोग थे उसमें, उन 4 लोगों के बारे में हम सब लोग जानते हैं। और बाद में मानवर साहब को ये निर्णय लेना पड़ा कि आज से मैं इस संस्था को खत्म करता हूं और शैडो के रूप में ये कार्य करती रहेगी, सामाजिक रूप से समाज को जगाने के लिए और राजनीतिक जागरूकता जो पैदा कर रही है, उस विंग को
उर्वरा शक्ति देने के लिए एक कार्य करती रहे। तो बहुजन समाज के सफरनामे की वर्तमान संघर्ष यात्रा पर और आगे भी 31 तक चर्चा होगी। इसका कंक्लूजन आखिरी में सारांश माननीय संस्थापक जी रखेंगे कि वर्तमान में हम किसको हमारा शासक माने, हम किसको संघर्ष यात्रा में शामिल करें, कौन बहुजन समाज की घेराबंदी कर रहा है और कौन समाज को क्या दे रहा है, सामाजिक रूप से कौन कौन संगठन इसको काम कर रहे हैं, धम्म के रूप में जिसको हम सांस्कृतिक रूप विंग कहते हैं उसके रूप में समाज को कौन कौन संघर्ष यात्रा में कार्य कर रहे हैं और उसको गुमराह भी कौन कौन कर रहे हैं। हर विचारधारा को उन्हीं के सामने गुमराह करने वाले भी इस अच्छाई के साथ बुराई हमेशा चलती रहती है, लेकिन जिसके प्रचारक ज्यादा होते हैं, जिसके विचारक ज्यादा होते हैं, जिसके कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं, उसकी संख्या ज्यादा दिखाई देने लगती है। अगर बुराई के ज्यादा कार्यकर्ता हैं, बुराई का बहुमत ज्यादा है, बुराई की तरफ ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं, तो बुराई बड़ी होकर दिखाई देती है, जिसके परिणाम समाज में भयंकर आते हैं। इसके भयंकर परिणामों के परिणाम स्वरूप आज हम भुगतते जा रहे हैं। समाज इकट्ठा तो हो जाता है कई जगह, जैसे कि 2 अप्रैल को हुआ था, लेकिन लंबे समय तक 2 अप्रैल जैसा मामला फिर दोबारा से दिखाई नहीं देता और उसके शक्ति को अगर सही तरीके से संरक्षित नहीं किया गया, सही तरीके से प्रेरणा नहीं दी गई, सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया और उपयोग कहाँ करना है, किस फायदे के लिए करना है, समाज को इसमें कितना फायदा है, ये बहुजनों को संचालक के रूप में जो चलाते हैं, ध्वजवाहक होते हैं, वो अच्छे तरीके से इसका उपयोग करते हैं और जो इसके जानकार नहीं होते हैं वो दुरुपयोग कर खुद ही अपने बनाए हुए शक्ति और तेज में खुद जल जाते हैं और अंत में निराशा और हताशा समाज में चली जाती है, क्योंकि ये कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया से गुजरे हुए नहीं होते हैं। बगैर निर्माण की प्रक्रिया से गुजरे हुए लोग हताशा की ओर चले जाते हैं। तो बहुजन समाज के सफरनामे में वर्तमान नायकों की संघर्ष यात्रा का वर्णन हमारा 31 तारीख तक जारी रहेगा। आप लंबे समय से बैठे हुए हैं, आपने मुझे सुना और आगे भी हम बातें रखते रहेंगे। बातें बहुत सारी हैं, पहले 1-2 दिन सिर्फ प्रस्तावना में बातें चलेंगी, फिर खुलकर हम बिंदुओं पर बातें करेंगे। वर्तमान के परिदृश्य में आप ऐसा ना समझें कि हम पार्टी विशेष का चुनाव के कारण यूपी और कुछ राज्यों में चुनाव है इसलिए इस विषय को ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी इसका संयोग नहीं है। हम जन्म दिवसों के अनुसार इस कार्यक्रम को 6 महीना का शेड्यूल बनाया है, ये खत्म हो जाएगा, आगे का 6 महीना का शेड्यूल बनाएंगे। जूम पर ये वेबिनार चलते रहेंगे और जैसे जैसे समाज को शासन की खुले में कार्यक्रम करने की अनुमति रहेगी तो हमारा सांची का कार्यक्रम उत्साह से मनाया जाएगा और जैसा लक्ष्य निर्धारण किया गया है उसी के साथ मनाया जाएगा। इस माध्यम से साथियों से हम बने रहेंगे और उनसे फेस टू फेस बातें भी करते रहेंगे और प्रत्येक राज्य की वर्तमान परिस्थितियों का जायजा भी हम लेते रहेंगे और पूर्ण उत्साह के साथ सांची का कार्यक्रम किया जाएगा। और माननीय अध्यक्ष जी जो भी कार्यक्रम निर्धारित करेंगे उन फिजिकल कार्यक्रमों को भी किया जाएगा। मई की यूनिट द्वारा, उत्तराखंड की यूनिट द्वारा जो कार्यक्रम अभी संभावित है उसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सांची के कार्यक्रम को हमारे सेंटर आइडिया में रखेंगे क्योंकि ये धम्म संगति है। धम्म संगति हो जाने पर पूरे भारत में एक अलग संघ के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे संघ आपस में एक दूसरे की बुराई करते करते, एक दूसरे कार्यकर्ता को बुरा कहते कहते अच्छाई क्या है, अच्छाई क्या करना है, इसको भूल जाते हैं और पूरा समय एक दूसरे संगठनों की बुराई, एक दूसरे कार्यकर्ताओं की बुराई और कमियां निकालते निकालते समाज को कुछ नहीं दे पाते हैं।
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा व्यक्तिवादी सोच को दरकिनार करते हुए धम्म को आगे रखने के लिए बहुजन समाज का आदर्श मॉडल प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध है और ये काम करेगी और यही करने का हमारा लक्ष्य है। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। आगे के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय माननीय आशीष बच्चन के लिए संचालक जी निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें रखी और जो हमारे वक्ता साथियों को एक प्रेरणा मिलती है कि किस क्रम में किस तरीके से हमें अपनी बातें रखनी है, किन महापुरुषों को किन किन पहलुओं पर हमें ध्यान देना है, तो निश्चित ही आपकी बात समाज और संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब को सम्मान से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे भी हम सभी का मार्गदर्शन करें और हमें आशीष वचन दें। माननीय साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के हमारे वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सम्मानित चंद्रराज गौतम साहब, हरियाणा से जुड़ी हमारी बड़ी बहन डॉक्टर कश्मीरी बौद्ध जी, देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जूम एक माध्यम है महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का और समाज के साथ संवाद बनाए रखने का। ये विज्ञान के कारण संभव हो सका है, तो इसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें, ये सोचकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेवार साथी इस किस्म के प्रोग्राम तैयार करते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदरणीय बहन जी के जीवन पर, चूंकि 15 जनवरी को उनकी जन्म दिवस था, तो जनवरी उन्हीं के नाम हमारे साथियों ने निर्धारित की है। 31 जनवरी तक हम लोग बहन जी के जीवन पे चर्चा करेंगे। मुझे नहीं बोलना है, लेकिन 2-4-5 मिनट जब आपने कहा तो मैं बोल देता हूं। बहन जी का जीवन जो आज का लोगों को नजर आता है, उस जीवन में और आज से 40 वर्ष पुराने जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। क्यों जमीन आसमान का फर्क है? जैसा कि एक घटना हुई और उस घटना में बहन जी ने राजनारायण के खिलाफ बहुत जोशीला भाषण दिया कि यदि दलित हरिजन हैं, हर की औलाद हैं, तो श्रवण क्या शैतान की औलाद है? तो बड़ा ये भाषण बहन जी का छोटी उम्र का भाषण था और काफी तहलका मचा दिया था इस भाषण ने उस प्रोग्राम में। तो बाम सेफ के साथियों के माध्यम से जब ये बात मान्यवर साहब तक पहुंची, तो साहब को ऐसा लगा कि जरूर उस लड़की में जज्बा है, वो कुछ कर सकती है। तो साहब स्वयं चलकर मंगोलपुरी उनके घर गए थे और जब उनके घर में बात की तो घर के लोग बात कराने के लिए भी तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किलों से मान्यवर साहब की बात हो पाई और
मान्यवर साहब के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी आदरणीय बहन जी के परिवार के लोगों ने नहीं किया था, लेकिन साहब धुनी थे तो उनको लाए, और जब वो थोड़ा वामसेफ के माध्यम से चलने लगी, चूंकि बहन जी भी उस समय गवर्नमेंट में टीचर थी, वामसेफ से जुड़ी हुई थी, और LLB उनका चल रहा था, और सिविल सर्विस की तैयारी भी साथ साथ में उनकी चल रही थी। तो उस समय बहन जी के जीवन के लिए बहुत बड़े संकट का जीवन था। आप समझते ही हमारे शेड्यूल कास्ट में कि जब कोई जवान बहन बेटी घर से निकलती है, 22-23 साल की उम्र की लड़की जब घर से निकल के जाती है, तो अड़ोसी पड़ोसी घर के लोग कितनी उंगलियां उठाते हैं। बहुत सारी उंगलियां बहन जी के ऊपर उठती थी, और बाहर के लोग जितनी उंगलियां उठाते थे, उससे ज्यादा परिवार के लोग उंगलियां उठाते थे। अर्थात एक समय ऐसा आ गया, बहन जी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया कि उनको मान्यवर काशीराम साहब के साथ रहकर काम करना है, या घर वालों की बात मानकर घर में रहकर उनको दूसरा काम करना है। जब इस किस्म की परिस्थितियां उनके सामने आई, तो बहन जी ने उस समय अपना सामान लेकर और हरध्यान सिंह करोल बाग में वहां आ गई, तो वहीं रहने लगी, और जब वो वहां रहने लगी तो साथियों ने ऑब्जेक्शन किया, तो मान्यवर काशीराम साहब ने एक ही शब्द कहा कि देखो भाई, ये मायावती मेरे कहने से घर वार सब छोड़ के आ गई है, और अब मैं इसको यहां से नहीं निकाल सकता। और उस समय बहन जी इतनी जिद्दी हुआ करती थी कि साहब भी हंसकर जब चुटकी लेते थे या कुछ कहते थे, तो हम लोग आगरा के लोग भी जब मिलने जाते थे तो कहते थे, देखो भाई, ये मायावती आपकी जिद्दी बहुत है, ये मेरी बात भी नहीं मानती। इस तरह से हंस के साथ कहते थे। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि उस वक्त बहन जी बस में बैठकर जाती थी, मोटरसाइकिल पे बैठ के जाती थी, और गांव उनको घूमती थी। उस वक्त साहब के साथ नहीं जाती थी, वामसेफ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वामसेफ के जो प्रोग्राम वो लोग लगाते थे, वामसेफ के साथी 10-10, 20-20, 50-50 लोगों की मीटिंग लगाते थे। हमने भी बहन जी की 10-10 लोगों की, 20-20 लोगों की मीटिंगें आगरा में करवाई। तो इस किस्म की उन्होंने मुकाबला किया। अभी हमारे जो डॉक्टर कश्मीरी बहुत जी बता रही थी कि पहला चुनाव जब बहन जी ने लड़ा, तो ये कैनारा लोकसभा है, जिसको बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती है, टीवियों पे छाया रहता है कैराना साहिब। तो साहब ने एक बार हम लोगों को बताया कि बहन जी के लिए कहा कि मायावती जी को जब मैं उधर ले गया, तो मायावती जी तो अपने काम में लगी थी, और मैं चाय के होटल पर बैठकर मैं और मेरे दो साथी चाय पी रहे थे। तो वहां मायावती की बात जब चल गई, तो कुछ सामंतशाही विचारधारा के लोग बड़े अश्लील किस्म की बातें बहन जी के बारे में कर रहे थे। घनश्याम साहब कह रहे थे कि मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा था कि इनको सालों को पटक पटक के मारूं, लेकिन मैंने भी कहा मन में कि मायावती को एक दिन इतनी बड़ी ताकतवर बनाऊंगा कि ये उनके पैरों में पड़ने लायक भी नहीं रहेंगे।
ये बातें जब हम लोग बैठते थे साहब, 2-2 घंटे उठने नहीं देते थे, बिठाल रखते थे, तो बड़ी बारीकी बातें, छोटी छोटी बातें साहब मतलब शेयर करते रहते थे बड़े खुश मिजाज से। तो उस समय का जो संघर्ष था बहन जी का, उसका इतिहास में उदाहरण नहीं मिलता कि किसी लड़की ने दलित समाज की, शेड्यूल कास्ट की महिला होकर, अविवाहित होकर और अपने घरवार को त्याग कर कूद जाए आग में। आग में कूदने जैसा निर्णय था बहन जी का। साहब ने भी उनका पूरा साथ दिया और काबिलियत, एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर कलंक लगाते थे लोग कि शेड्यूल कास्ट के लोग आरक्षण की वजह से आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं या सरकारी नौकरियों पे चले जाते हैं, इनमें योग्यता तो है नहीं, ये लोग काबिल नहीं हैं, केवल आरक्षण की वजह से ये लोग आ जाते हैं। बहन जी ने जब उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला उत्तर प्रदेश में 4 बार, तो ये साबित कर दिया कि दलितों को तो छोड़ो, दलित की लड़की को भी, दलित की बेटी को भी मौका मिलेगा तो उसकी काबिलियत के सामने कोई रुक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। आज भी हम लोग जब कहीं जाते हैं, हस्तिनापुर से एक बार बहन जी चुनाव लड़ी, हमें 3 महीने पहले से मुझे वहां लगाया था बहन जी ने। हमेशा वो जब चुनाव लड़ती थी तो 3 महीने 4 महीने पहले वो मुझे लगा देती थी कि भाई तुम जाओ और किसी को बताना मत, सीट अगर तैयार हो गई और लगा कि चुनाव जीता जा सकता है तो मैं भी विचार कर सकती हूँ वहां से लड़ने का। तो जब बहन जी हस्तिनापुर से चुनाव, सॉरी हस्तिनापुर नहीं, सहारनपुर में एक विधानसभा है, मैं उसका नाम इस समय भूल रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, हरोड़ा विधानसभा। तो एक त्यागियों का गांव था, तो हम लोग वहां गए, वहां बैठे और 8, 10, 15 त्यागी लोग बैठे थे हुक्का लेके, और हुक्का से पी रहे थे वो, बड़ा मूछें, पगड़ी बगड़ी, लंबा चौड़ा। हम लोगों के लिए भी उन्होंने दूध मंगवाया, हम लोग भी दूध पी रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, ताऊ ये बताओ मायावती के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? तो बोले देखो जी, ये जिस सड़क पे तुम्हारी गाड़ी दौड़ के आई है, ये सड़क मायावती नहीं बनाई है। नहीं, यहाँ पे 2-2, 2.5 फुट का गहरा गहरा गड्ढे हुआ करते थे। जी मैंने कहा ठीक। 5-7 बार और उन्होंने बताई कि कलेक्टर के पैर कांपते हुए, एसएसपी के पैर कांपते हुए हमने मायावती के राज में ही देखे, इससे पहले कभी नहीं देखे। जब बहुत सारी बातें हो गई तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ताऊ जी फिर हम ये मान के चलें कि आपका वोट तो बहन जी को ही पड़ेगा, मायावती जी को ही पड़ेगा? तो वो शांत हो गए एकदम। मैंने कहा क्या हुआ ताऊ जी? बोले साहब आपको बुरा लगे या भला लगे, वोट ना देंगे। मैंने कहा वोट ना देंगे? आप कह रहे हैं कि सड़क बनवाई, बिजली गांव में आई है, मायावती जी लाई, ऐसा शासन चलाती थी। बोले वो तो ठीक है साहब, मायावती तो ठीक है, लेकिन ये जितने भी हमारे गांव में चमार रहते हैं, इनका दिमाग 7वें आसमान पे हो जाएगा, इनको कौन झेलेगा? और फिर चमारों की लड़कियां बैग डालकर और वो जब निकलेंगी तो वो भी हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या क्लेम लगा देती हैं। तो हम मायावती को तो पसंद करते हैं, लेकिन ये चमारों को हम सर पे नहीं बिठा सकते। खैर हम वो चुनाव जीते, 24,000 वोटों से अरोड़ा जीते थे हम लोग उस समय। तो ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि आज भी उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाओ और केवल ये चर्चा शुरू कर दो किसी चौपाल पे, किसी पंचायत पे, कि भाई ये बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था?
तो चाहे जितने बड़ा विरोधी हो, चाहे वो आरएसएस का ब्राह्मणी क्यों ना हो, उसके मुंह में से भी निकलता है कि मायावती से अच्छा शासन किसी ने नहीं चलाया। लेकिन जो बाबा साहब ने कहा था ना कि दलितों की प्रगति में बाधक होगी उनकी जाति, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। दलितों की प्रगति में बाधक होगी उनकी जाति। तो दो बातें मैं यहां कहना चाहता हूं। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते थे, प्रचार करते थे कि रिजर्वेशन से, आरक्षण से ये लोग आ जाते हैं, इनमें योग्यता नहीं है। पूरे भारत में बहन जी ने ये साबित किया है, समाज, संपूर्ण समाज का गौरव बढ़ाया है बहन जी ने कि मौका अगर मिले तो हमारे लोगों में योग्यता की, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मौका मिलना चाहिए बस, केवल हमें अवसर नहीं मिलता, हमें मौका नहीं मिलता, हमें मौका हमारे हाथों आने नहीं दिया जाता। षड्यंत्र करके, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके दूर रखा जाता है। तो ये बातें एक बहन जी का, दूसरा उनका त्याग। लाखों लाखों महिलाओं को, लाखों लाखों हमारी बहन बेटियों को बहन जी से उत्साह मिला, उत्साह मिला। उनका मनोबल बढ़ा और वो निकली, और उन्होंने समाज में काम करना शुरू किया। और उनके परिवार के लोग जब उनको रोकते थे तो उनको एक उदाहरण मिलता था, एक नजीर मिलती थी कहने के लिए कि बहन जी मायावती जी भी तो निकली हैं, वो भी तो काम करती है समाज का। लोगों ने तो उनपे भी बहुत सारी उंगलियां उठाई, तो लोग उंगलियां उठाते रहेंगे, हमें किसी की उंगली की फिक्र नहीं करनी है, हमें तो अपने महापुरुषों के मिशन का काम करना है। तो ये बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी है और चर्चा चलती रहेंगी। जो साथी भी आदरणीय बहन जी के सम्मान में उनके जीवन के बारे में बोलना चाहे, वो सेंटर ऑफिस में या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेवार साथियों को अपने नाम नोट करा दें। मैं समझता हूँ समय पर्याप्त है, सबको बोलने का मौका मिल सकता है 10-10 मिनट का, और लंबा ना करें। जैसे हमारी आदरणीय डॉक्टर कश्मीरी बौद्ध जी ने थोड़ा बड़ा कर दिया था, है ना, तो उसी बात को शब्द पूरे आ जाएं, समय कम लगे, ये हमको तैयारी करनी है। तो आज के पहला दिन है, पहले दिन के लिए जितने भी साथी जुड़े, 90 से ऊपर साथी रहे, 96 साथी तक जुड़े, अभी भी 91 साथी जुड़े हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि एक एक दो दो साथियों को तैयार करके आप जूम से जोड़ो। ये विज्ञान ने घर बैठे समाज की संगति और महापुरुषों के ज्ञान का प्राप्त करने का अवसर हम लोगों को दिया है। तो इस अवसर को ज्यादा से ज्यादा हमको फायदा उठाना है, ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करके हमको अज्ञानी समाज को ज्ञान वाला समाज बना के तैयार करना है। ये कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। और माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब ने बहुत कुछ आप लोगों को पहले बता दिया है। आगे की चर्चाओं में हम लोग और बात करते रहेंगे समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने हमें बहन जी के जीवन से जुड़ी हुई और जो हमारे विरोधी हैं उनकी हमारे समाज के प्रति क्या सोच होती है उसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। और माननीय आज के अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से अनुरोध है कि कार्यक्रम को समापन करने की अनुमति प्रदान करें और आगे का कार्यक्रम कैसा रहेगा थोड़ा सा उसके संबंध में भी बताएं कल से। जी, माननीय कल संडे है, तो कल संडे को फ्री रखा गया है। कहीं फिजिकल जिन साथियों को जाना है अगले संडे पर लगातार चलते रहेंगे, लेकिन कल का संडे पहले से तय होगा। बहुत से साथियों ने 2-3 दिन पहले से इस संडे की तैयारी कर लेते हैं, तो कल हम फ्री रहेंगे
सोमवार को संविधान पे चर्चा रहेगी और मंगलवार से फिर हमारे कंटिन्यू रहेंगे। और जिन साथियों को जैसे साहब ने कहा है इस संघर्ष यात्रा में अपने वर्णन रखना है, वो साथी केंद्रीय कार्यालय को नाम दे दें, मुझे दे दें या महासचिवों को दे दें, प्रदेश के संयोजक गणों को भी दे दें। हमें सभी साथियों के विचार इस संघर्ष यात्रा में जानना है। सभी के विचार आमंत्रित किए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा। और 6 महीने में अधिकतर 180 दिन होते हैं। 180 दिन में से हम 160 दिन ये वेबिनार चलेगी, 20 दिन अलग अलग कुछ वजह से नहीं हो सकती है, तो 150 दिन वेबिनार निश्चित चलेगी। तो आपसे अनुरोध है कि 150 दिनों के लिए आप मानसिकता बना लें और 150 दिनों में अधिक से अधिक जो हमारा लक्ष्य है साहब का 1000 साथियों को जूम पर बिठाने का, ये हमको पूरा करके भी दिखाना है। अब समय बहुत हो गया है, लंबे समय तक अब हम साहब को झूठी दिलासा नहीं दिला सकते कि 1000 जोड़ देंगे। इसका किराया हमारा जा रहा है, वो पैसा आपका भी उसमें अंशदान है, 14-15 हजार रुपये इसका भुगतान होता है। तो हम मात्र इसमें 100 साथी बिठा रहे हैं, 90% पैसा हमारा जूम को फ्री में जा रहा है। तो हम फ्री में किसी को पैसा क्यों दें, उसमें आपका भी अंशदान जा रहा है। ये मत समझना कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पैसा जा रहा है, ये पैसा प्रत्येक कार्यकर्ता का जा रहा है, प्रत्येक कार्यकर्ता का इसमें अंशदान है। तो आपका जिस प्रकार से पैसा जूम में खर्च जा रहा है, फ्री में पैसा जा रहा है, उस पैसे का उपयोग करने के लिए आप अधिक से अधिक साथियों को 1000 की संख्या फरवरी में पहुंच जाना चाहिए, गुरु रविदास जी की जयंती तक। ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। और माननीय संचालक जी से मेरा अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम को सभ्य सत्ता से समापन करें। मैं सभी साथियों को माइक परमिशन करता हूं, सभी साथी अपने माइक खोल लें और जिन साथियों को आगे रखना है वो बात केंद्रीय कार्यालय में दे दें। ये मुझे ठीक है धम्मं नमामि संघं नमामि, सबका मंगल हो, सबका मंगल। आज के कार्यक्रम के समापन की विधिवत घोषणा की जाती है। साधु उपस्थित आदरणीय जनों का सादर आभार। सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल। जय भीम, जय भीम।